जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 21 पर हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, बुक का नाम है और चैप्टर का भी नाम है। और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। पेपर नंबर 4 चल रहा है और उसमें मैं एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 21 में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही रिलेटेड है, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में स्पेशल केस, मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्पेशल केस से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में रूल 1 और रूल 2 के बारे में बताया था। तो रूल 1 से ही ये क्वेश्चन बनेगा। आइए देखिए कैसे। देखिए सॉल्व करना है x² + y² इंटू dx - 2xy dy = 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x² + y² dx - 2xy dy = 0। इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले dx के साथ जो रहता है उसको m कहते हैं और dy के साथ जो रहता है उसको n कहते हैं। तो m बराबर x² + y² और n बराबर -2xy। अब del m by del y निकालेंगे, del n by del x निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। del m by del y निकालते हैं तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव हो रहा है, इसीलिए x² का कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसीलिए उसका 0 हो जाएगा। तो 0 + 2y, इसका मतलब 2y ही होगा। और del n by del x निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो फिर उस केस में y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 2 - 2 तो -2 होगी और x का 1 होगी और y का तो कांस्टेंट है ना, वो तो एज इट इज रहेगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का 1 हो गया, बाकी बात -2y। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आप अभी देख सकते हैं del m by del y और del n by del x आपस में बराबर नहीं है, एक तरफ 2y है तो एक तरफ -2y। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए इक्वेशन 1 मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग इसमें रूल 1 लगाएंगे क्यों, लगाए तो लगाए क्यों, है ना, इस पर अभी सवाल उठ रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर निष्कर्ष पर निकलेंगे। देखिए रूल 1 में क्या कह रहा था कि सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको चेक कीजिए कि वो होमोजेनस है या नहीं है। अगर होमोजेनस है तो फिर आप चेक कीजिए mx + ny 0 है या नहीं है, तभी जाकर के आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनस चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा लिख लीजिए, है ना, ये रफ वर्क कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। सिंस x² + y² dx - 2xy dy = 0। क्लियर है? अब प्रत्येक टर्म को चेक कीजिए, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी मिला करके 1 + 1 2, तो डिग्री 2 मतलब सबका डिग्री सेम है। इसका मतलब ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो कंफर्म हो गया भाई कि सबका डिग्री जब सेम होता है तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म हो जाते हैं तो फिर चेक करते हैं कि mx + ny का वैल्यू 0 है या नहीं है। तो आइए mx + ny का वैल्यू 0 नहीं है या है, नॉट इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 0, ये चेक करेंगे। आइए देखते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए mx + ny नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx + ny, मतलब mx + ny का ही रेसिप्रोकल उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये पूरा लॉजिक है, ये पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनस है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि mx + ny 0 है या नहीं है। तो आइए यहाँ पर चेक करेंगे, ये फेयर वर्क है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा आपको, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये रफ वर्क है। अब इधर देखिए, इधर आपको लिखना है एग्जाम में। आइए पहले हम लोगों को पता चल गया कि ये होमोजेनस है, हम लोग पता चल गया कि ये होमोजेनस है, वो एक साथ में लिख देंगे साइड में, ठीक है। तो ये पता चल गया कि होमोजेनस है। अब चेक करेंगे कि mx + ny 0 है या नहीं है। तो m का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, m का वैल्यू जो आया हुआ है x² + y² और x का वैल्यू x की जगह पर x हो गया, प्लस n का वैल्यू -2xy रख दिया प्लस करके, ठीक है, और इंटू y। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x3 y² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, xy², अब प्लस माइनस 2x y²। अब जरा देखिए x³ का x³ उतर गया, -2xy² का अगर xy² के साथ घटाएंगे तो -xy² होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग कंफर्म हो गए कि सिंस इक्वेशन 1 कौन बाबू, तो देखिए ये वाला जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x² + y² इंटू dx - 2xy dy = 0, ये जो इक्वेशन 1 है ना, सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजेनस, ये होमोजेनस भी है क्योंकि
इसका प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है, सिंस इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस एंड mx प्लस ny जो कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 0 नहीं आया। इसका मतलब तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू mx प्लस ny का रेसिप्रोकल होता है। तो mx प्लस ny का रेसिप्रोकल x क्यूब माइनस xy स्क्वायर है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x क्यूब माइनस xy स्क्वायर हो जाएगा। अब करना क्या है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते क्यों है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते इसी वजह से क्योंकि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसमें मल्टीप्लाई करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट। तो आइए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इसके दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये चीज आ चुका है, इसी को हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx अपॉन में x क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद इस सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। माइनस 2xy के साथ 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यू अपॉन माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, IF को हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हम लोग को बदले में इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब आप चेक करोगे कि जो dx के साथ रहता है उसको m कहते हैं और जो dy के साथ रहता है उसको n कहते हैं। तो अब आप चेक करके देखना तो आपको पता चलेगा, डेल m बाई डेल वाई निकाल के देखना और डेल n बाई डेल x निकाल करके देखना, दोनों को दोनों वैल्यू सेम होगा। तो आप कहेंगे कि अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है आपको मालूम है, जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, नीचे में y एज ए कांस्टेंट है ना, प्लस n dy है ना, और फिर नीचे में लिखते हैं, नीचे में नहीं n dx के साथ n में वैसा टर्म्स आएगा जिसमें x नहीं रहेगा, ठीक है ना, r इक्वल टू c। यही पूरा प्रोसेस होता है जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये एग्जैक्ट है। तो हमको इधर वाला इरेज करना पड़ेगा और यहाँ तक हम इरेज कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक इरेज करते हैं, पूरा ये इरेज कर देंगे और पूरा यहाँ तक इरेज कर देंगे। चलिए तब तक आप इसको उतारिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए हमने यहाँ तक कर रखा है और dx के साथ जो रहता है उसको m कहते हैं और जो dy के साथ रहता है उसको n कहते हैं। तो बच्चों देखिए हियर m बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर आया हुआ है और n की जगह पर माइनस 2xy अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर आया हुआ है। अब आगे क्या करना है, डेल m बाई डेल वाई निकालिए और डेल n बाई डेल एक्स निकालिए, दोनों का दोनों बराबर आएगा। देखिए क्या करना है, डेल m बाई डेल वाई जब निकालेंगे तो u बाई v रूल लगाएंगे, तो नीचे वाला जो होता है वो v होता है, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में उसी चीज को ले जाके छोड़ देंगे और इस पोर्शन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इसको u मान रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो y का तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा माइनस, फिर इसको छोड़ देंगे और इसके बाद फिर नीचे वाला जो है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा और नीचे में एक्स वाई स्क्वायर है तो x को कांस्टेंट की तरह छोड़ देंगे, कोफिशिएंट की तरह, और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको एज इट इज उतार देना है, इसको भी एज इट इज 0 खत्म हो गया, इसको एज इट इज उतार देना, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2xy उतर गया। अब करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब करना क्या है, देखिए इसमें कुछ कुछ कटेगा, 2xy क्यूब है, 2x माइनस 2xy क्यूब प्लस 2xy क्यूब कट गया, ये 2 और 2 मिल करके 4 हो जाएगा, 4x क्यूब वाई अपॉन समथिंग नीचे में जो बचा है सो। अब डेल n बाई डेल एक्स निकालना है, बड़ा ही सिंपल है, -2 जो है कि कोफिशिएंट है वो तो पहले ही हो जाएगा, खत्म, बाहर निकलेगा और नीचे वाला u बाई v लगेगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी चीज को ऊपर में जाके छोड़ देंगे, अब ऊपर में x और y बचा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y तो हट गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब माइनस xy को छोड़ देना है, फिर नीचे में जो है उसी का डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे में एक्स क्यूब माइनस समथिंग है तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया और चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y स्क्वायर का एज इट इज y स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर को तो कांस्टेंट या कोफिशिएंट ट्रीट करना पड़ेगा, चूंकि वेरिएबल x के साथ था इसीलिए y स्क्वायर को कोफिशिएंट ट्रीट कर रहे हैं। चलिए इतना क्लियर है।
अब ये 1 इंटू वाई तो वाई ही होगा, ठीक है ना। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब इंटू वाई, -2 तो ऊपर में ही रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इंटू वाई और माइनस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद इधर आपका -3 एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, -3 एक्स क्यूब वाई, अब माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स इंटू वाई क्यूब। और नीचे में ये चीज़ रहा। अब जरा देखिए सेम सेम कट गया एक्स वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई क्यूब कट गया, बचा यहाँ पर -2 और एक्स क्यूब और ये समथिंग बचा है -3। तो 3 में से मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 एक्स क्यूब वाई है, तो 3 में से एक जाएगा तो -2 एक्स क्यूब वाई, नीचे में समथिंग एज इट इज। अब -2 इंटू -2 प्लस 4 समथिंग नीचे में। तो आप देख सकते हैं जो आपका डेल एम बाई डेल वाई आया हुआ है वही आपका डेल एन बाई डेल एक्स भी आया हुआ है, दोनों को दोनों बराबर है। अब हम लोग आगे बनाएंगे, है ना, लेकिन चलिए अब थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अभी ऐसा सब बता करके समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको इरेज करके मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ और फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो इधर वाला तो पिछले वाला था, इसको इरेज करते हैं, ये भी पूरा इरेज कर देंगे, ये भी इरेज कर देंगे, बस इतना बचेगा, ठीक है ना, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है, और m का वैल्यू आप निकाल चुके थे इक्वेशन 2 से, याद रखिएगा, और n का वैल्यू भी निकाल चुके थे। अब करना क्या है, डेल m बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स दोनों को दोनों बराबर हो गया था, हम लोग दिखा दिए थे। डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू अभी भी यही चीज़ आया हुआ है, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये पहले वाला था इसका। तो डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू यही आया हुआ था और डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू भी यही आया हुआ था, तो दोनों को दोनों बराबर था, दोनों को दोनों बराबर था। तो इसीलिए इक्वेशन 2 आप देखेंगे इक्वेशन 2 को, है ना, इससे पहले वाला अभी मैं इरेज कर दिया हूँ। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, y कांस्टेंट m dx, जो कि जनरल मेथड फॉर सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन फॉर इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के लिए, है ना, जनरल मेथड लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। तो y कांस्टेंट रहेगा m dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n का टर्म लेना होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा टर्म लेना होता है जिसमें x ना हो, इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब आइए देखिए m का वैल्यू देखिए वहाँ पर मैंने लिख रखा है अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ये चीज़ था, इसको पुट कर दिए, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, यही रखना है जहाँ पर y कांस्टेंट रेट करना है फर्स्ट टर्म में। अब प्लस यहाँ पर 0 क्यों रखा है, देखिए यहाँ पर n होता है तो टर्म्स ऑफ n का टर्म्स होगा नॉट कंटेनिंग x। तो देखिए n में कोई ऐसा टर्म है, n में ऐसा कोई टर्म है, देखिए तो इसको हटा देता है, n में कोई ऐसा टर्म है जिसमें y ना हो, जिसमें x ना हो। देखिए n में कोई ऐसा टर्म है इसमें x ना हो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, अच्छा इसमें अलग है, लेकिन इसको अलग तो नहीं कर सकते हैं, इसको एकदम अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सब मिल करके इसमें x है, मतलब अच्छा। और एक ये बात ये है ना, कहने का मतलब n में ऐसा टर्म को पकड़ना जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और ये तो खुद x है ना। तो ऐसा n में कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, n का ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, ऐसा कोई नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर 0 लिख दिया, 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब ये तो खत्म हो गया, सिर्फ ये चीज बच गया, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, x कॉमन ले लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू सी। अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको करना ये पड़ेगा कि ये वाला पूरा इरेज करना, सिर्फ ये वाला हम रख देंगे और बाकी सब इरेज करके आगे का आंसर करते हैं। ये जस्ट 12 के बेसिस पर बनेगा, क्लास 12 के बेसिस पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ तक हमने करके रखा था, ठीक है, ये वाला था। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे वाला एज इट इज रहने देते, ठीक है, सिर्फ ऊपर में थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2x स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सर आपने ऐसा किया ही क्यों, देखो बाबू हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में देखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर इसी चीज को अगर डिनोमिनेटर में किसी तरीके से अगर लिखा जाए तो वो इजी वे में आपस में कट जाएगा और उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा किया। तो देखिए अब क्या है, इसको आपस में बांटते हैं, जब इसको बांटेंगे तो x से x कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में 2x
और नीचे में समथिंग ये बच जाएगा, और जब इसको बांटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, अब 1/x बचेगा, माइनस के बीच में रहेगा 1/x dx इक्वल टू सी। ठीक है, अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर को टी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रखा है, इसीलिए 2x dx और y स्क्वायर का 0 हो जाएगा और इधर t का dt हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए 2x dx है, 2x dx तो उसका वैल्यू dt हो गया, और नीचे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू t हो गया, माइनस 1/x इंटीग्रेशन इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो जाएगा, बीच में माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, log x लिखिए या log mod x लिखिए, बताइए इससे mod भी नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि log का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होता है। और c के जगह पर अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी log आ गया, यहाँ पर भी log आ गया, तो यहाँ पर भी c के जगह पर log k लिख दीजिए। ठीक है ना, तो where यहाँ पर लिख दीजिएगा where c इक्वल टू log k, बस इतना ही। तो अब करना है क्या कि log t अपॉन x हो जाएगा log के प्रॉपर्टी से, है ना, दिस इंप्लाइज दैट इधर log के, अब log कट जाएगा, आपस में बचेगा t अपॉन x इक्वल टू k, और t का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का x इक्वल टू k। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर डिवाइड में x है, इनटू में चला जाएगा kx हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो यही फाइनल सॉल्यूशन हो गया, यही जनरल सॉल्यूशन हो गया किसका, तो वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए, आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 21 समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में, जहां पर मैं इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चंस को डील करूंगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और वहां पर मैं दिखाऊंगा कि सेकेंड रूल का, फिर इसके बाद सेकेंड रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, और साथ ही साथ फर्स्ट रूल का इस्तेमाल कैसे करना है वो तो इसी में बता दिया। सेकेंड लेक्चर में, इसके बाद वाला मतलब 22 में आपको बताऊंगा कि जो सेकंड रूल मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का स्पेशल केस में, उसके बारे में डील करूंगा एक क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, ये तो यहीं पर खत्म हुआ। वहां पर मैं सबसे पहले देखिए फर्स्ट रूल लगाएंगे, वो नहीं लगेगा तो फिर सेकंड रूल लगाएंगे। तो उसमें देखेंगे क्या कि होमोजीनस है कि नहीं। अगर होमोजीनस है तो फिर चेक करेंगे क्या, mx प्लस ny। अगर वो 0 हो जाता है तो फिर तो कहना ही नहीं, है ना। अगर 0 नहीं होता तब तो फिर हम लोग 1/mx प्लस ny उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे। अगर 0 हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक ये है बच्चों कि अगर होमोजेनस निकल गया तो हम लोग फर्स्ट रूल से काम करेंगे। अगर होमोजेनस नहीं निकला, अगर नॉन होमोजेनस मिल गया तो फिर हम लोग सेकेंड रूल से काम करेंगे। ठीक है ना, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा जब हम लोग सेकंड रूल से काम करने लगते हैं, जब मेरा नॉन होमोजेनस हो जाता है तब सेकंड रूल से काम करने लगते हैं, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं mx माइनस ny, और वो देखते हैं कि वो 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उसको देखते हैं एक बार। एक मिनट बच्चों। हाँ, तो अगर वो नॉन होमोजेनस आ जाए, होमोजेनस आया तब तो फर्स्ट रूल जो कि मैं इससे पहले बताया था, और नॉन होमोजेनस आया तो फिर सेकंड रूल, उसमें हम लोग mx माइनस ny चेक करते हैं। अगर नहीं 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तब फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी का रेसिप्रोकल होता है 1/mx माइनस ny। उसी को फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, तो उसको मैं सेकेंड लेक्चर में कवर करूंगा, मतलब सेकेंड मतलब कि 22 लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में उसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा फोर्थ रूल, मतलब कि जैसे कि आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन रूल बताया। सबसे पहले आपको क्या बताया बच्चों,
इंस्पेक्शन मेथड बताया, उसके बाद आपको जो है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का 1/mx प्लस ny होमोजेनस वाला रूल बताया। उसके बाद जब होमोजेनस नहीं था, इसके बाद मैं बताऊंगा जब होमोजेनस नहीं होगा, मान लीजिए नॉन होमोजेनस होगा, तो इसी का सेकंड रूल मतलब कि थर्ड रूल, ठीक है, मतलब कि f1 xy y समथिंग करके है ना mx माइनस ny निकालते हैं, वो बताऊंगा। और उसके बाद फिर आपको फोर्थ रूल बताऊंगा। मतलब अभी तक आपने 3 रूल सीखा, इसके बाद चौथा रूल सिखाएंगे, इसके बाद 5वां रूल, और इसके बाद बस एक और रूल बचा हुआ रह जाएगा। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रही होगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में मिलते हैं। जोहार।